चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल पहले कहीं मिट्टी में दफन हो गई थी। आज हम पुरातत्वविदों के साथ मिलकर इसके राज खोलने वाले हैं। ये कहानी है ईंटों, मनकों और अस्थियों की, यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो हमारी पड़ताल का पहला सुराग, देखिए इसे। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे, कह सकते हैं, सबसे अनोखी चीज है। एक मोहर। इस पर एक जानवर का चित्र बना है और ऊपर कुछ निशान हैं। पर इन निशानों का मतलब क्या है? बस यही एक सवाल इस पूरी सभ्यता को एक बहुत बड़ा रहस्य बना देता है। और बस यहीं आकर हमारी जांच एक तरह से रुक जाती है। देखिए, हमारे पास उनकी लिखाई तो है, पर हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। सोचिए, ये एक ऐसी पहेली है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक तरह से जासूस बना दिया है, जो हर छोटे छोटे सुराग से एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ने में लगे हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो विशाल कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो हमारे लिए एक खामोश गवाह जैसी है। क्योंकि हम उनकी भाषा तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें पूरी तरह से उनके छोड़े हुए सुरागों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्या है वो सुराग? उनके घर, उनके बर्तन, गहने और औजार। तो चलिए अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लेते हैं और इस प्राचीन रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, ये सभ्यता हजारों सालों तक चली थी, लेकिन हम अपना ध्यान इसके सबसे सुनहरे दौर पे लगाएंगे, यानी परिपक्व हड़प्पा चरण, जो करीब 2600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। पता है क्यों? क्योंकि यही वो समय था जब वो महान शहर बनाए गए थे। और यहीं से मिलता है हमारा पहला बड़ा सुराग। वो क्या है? विशाल, एकदम सुनियोजित शहर। ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे जो बस यूं ही बस गए हों। जरा यहां देखिए। एक तरफ शहर का नक्शा है, सीधी सड़कें, एकदम साफ सुथरे ब्लॉक्स, और दूसरी तरफ उसी योजना का एक जीता जागता सबूत, ये विशाल स्नानागार। मतलब साफ है, ये इमारतों का कोई बेतरतीब ढेर नहीं था, ये एक बाकायदा मास्टर प्लान था। तो सवाल ये है कि हमारे पास क्या सबूत हैं कि ये शहर प्लान करके बनाए गए थे? अच्छा, सबूत नंबर 1, शहर के 2 हिस्से थे, एक ऊंचा दुर्ग और एक बड़ा निचला शहर। सबूत नंबर 2, सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती थीं, एकदम ग्रिड पैटर्न में। और सबसे बड़ा सबूत, वो थीं ईंटें। कमाल की बात यह है कि हर बस्ती में, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा था। सोचिए, ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या बताता है? यही कि कोई मजबूत सेंट्रल प्लानिंग जरूर रही होगी। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40 लाख। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि सिर्फ मोहनजोदड़ो की नींव रखने में ही 40 लाख मानव दिवस के बराबर श्रम लगा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कितने बड़े पैमाने पर मजदूरों को इकट्ठा और ऑर्गेनाइज किया गया होगा। अब जरा इनकी इंजीनियरिंग का लेवल देखिए। ये एक ढकी हुई नाली है। हाँ, आज के जमाने में ये बहुत आम बात लगती है ना, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी विचार था। साफ सफाई पर उनका इतना ध्यान देना सच में आज भी हैरान कर देता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, अर्नेस्ट मैके जैसे उस दौर के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी उनके ड्रेनेज सिस्टम को देखकर दंग रह गए थे। सोचिए, हर घर सड़क की नालियों से जुड़ा था और उन नालियों को इस तरह बनाया गया था कि उन्हें साफ करने के लिए हटाया भी जा सके। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल था। तो ये तो हुई शहर की बड़ी बड़ी बातें। अब थोड़ा उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं जो इन शहरों में रहते थे। आखिर वो लोग क्या खाते थे, अपनी फसलें कैसे उगाते थे? तो देखिए, जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों जैसे सुरागों से जो पुरातत्व वनस्पति शास्त्री और पुरातत्व प्राणी शास्त्री होते हैं, वो उनके खाने पीने का पूरा मेन्यू तैयार कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि वो गेहूं और जौ जैसे अनाज खाते थे, मवेशी और भेड़ बकरी पालते थे, और शायद जंगली सुअर, हिरन और मछली का शिकार भी करते थे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी का पेट आखिर भरता कैसे था? इसका जवाब भी हमें सुरागों से ही मिलता है। जैसे टेराकोटा के बैल और हल के जो छोटे छोटे मॉडल मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वो खेत जोतते थे। अरे, कालीबंगन में तो एक पूरा का पूरा जुता हुआ खेत ही मिल गया। और धौलावीरा जैसी जगहों पर जो बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, वो बताते हैं कि वो पानी को मैनेज करने में कितने माहिर थे। और ये देखिए, ये है उनके रोजमर्रा के जीवन का एक औजार, एक चक्की। इसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये मिली, तो उन्हें समझने में मदद मिली आज की चीजों से। खुदाई करने वाले मजदूरों ने इसे करी स्टोन या मसाला पत्थर कहा। क्यों? क्योंकि ये आज भी हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले सिलबट्टे जैसा ही तो दिखता है। चलिए, अब हमारी पड़ताल का अगला सवाल, क्या ये एक बराबरी वाला समाज था
या फिर यहां भी अमीर गरीब का फर्क था? तो सामाजिक फर्क ढूंढने के लिए सबसे पहली जगह होती हैं कब्रें। लेकिन यहां कोई मिस्र के पिरामिडों जैसा खजाना नहीं मिलता। हाँ, कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन या थोड़े बहुत गहने मिले हैं, कुछ को ईंटों से बनाया गया है, पर कीमती चीजें लगभग ना के बराबर। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग अपना धन मृतकों के साथ दफनाने में यकीन नहीं रखते थे। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने मिली हुई चीजों को दो हिस्सों में बांटा, एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और दूसरी विलासिता की वस्तुएं। रोजमर्रा की चीजें मतलब पत्थर या मिट्टी से बनी आम चीजें जैसे बर्तन, और विलासिता की वस्तुएं मतलब वो चीजें जो या तो बहुत मुश्किल से बनती थीं या महंगी चीजों से बनती थीं, जैसे कि फ्योन्स के ये छोटे छोटे बर्तन। इन्हें रेत और गोंद को मिलाकर बड़ी मुश्किल से बनाया जाता था। और यही मिलता है हमारा सबसे जरूरी सुराग। जब हम इन विलासिता की वस्तुओं के मिलने की जगह देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। ये ज्यादातर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिली हैं, छोटी बस्तियों में लगभग गायब हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगता है? यही कि शायद एक अमीर वर्ग था जो इन बड़े शहरों में रहता था। तो हमारी ये पड़ताल अब आखिरी दौर में है, लेकिन चलिए एक बार फिर उन बड़े रहस्यों पर लौटते हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाए हैं। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था, इस हड़प्पाई मोहर पर। ये एक बहुत ही परिष्कृत संस्कृति का प्रतीक तो है, पर साथ ही ये उन सारे सवालों का भी प्रतीक है जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। इतने सारे सुरागों को जोड़ने के बाद भी पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी गायब है, और वो है उनकी भाषा। जब तक हम उनकी लिखाई को पढ़ नहीं लेते, तब तक उनकी दुनिया, उनके विश्वास, उनकी सरकार, इन सब के बारे में हमारी समझ अधूरी ही रहेगी। तो कह सकते हैं कि ये केस अभी भी खुला है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, इस धूल के नीचे और न जाने कौन कौन से राज दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।